नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल है। ऐसे में वादे और दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्या अगर धरातल की बात करें तो इसकी तस्वीर क्या है? क्या वाकई वो वादे और दावे पूरे किए जा रहे हैं? इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या बिहार की तस्वीर बदल रही? जिस तरह से बिहार में पलायन होता रहा है, क्या बिहार में पलायन रुक रहा है? क्या बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सुधर रही है? क्या बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधर रही है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगभग कई समय से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार अलग-अलग टाइम पर चल रही है, लेकिन इन जो ये मुख्य दल है, इन्होंने मिलकर काम कितना किया है बिहार के लिए? चलिए इन्हीं तमाम सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, डॉक्टर संजय कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, मोहन कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, संजीव श्रीवास्तव जी रोजगार उत्प्रेरक। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार चलती आई है, बिहार में कितना बदलाव हुआ है? और अगर बिहार में बदलाव हुआ है, तो क्या लगता है ये बदलाव और भी हो सकता था? देखिए, अगर दूसरे राज्यों के साथ आप तुलना करेंगी तब तो उस बदलाव में बिहार अभी बहुत पीछे है। लेकिन जो एक ठाटा हुआ बिहार था, जिस बिहार के हिस्से में था क्या? टूटी हुई सड़कें, खजाना खाली, तटबंधों पर की जिंदगी और चिथड़ों में लिपटे हुए लोग। अगर वहां से बिहार निकल करके 3,17,000 करोड़ के बजट पर आया है, तो बदला है। सड़कें बनी है बिहार में, बिजली आई है लोगों के घरों में, नल का जल मिला है गांव के लोगों को। तो अगर इन चीजों में बदलाव दिखा है, इसको स्वीकार करना होगा। जिस बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अगर आज 40 मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, एक सकारात्मक कदम। अगर पीपी मोड में ही सही, अगर कहा जा रहा है कि हम डेंटल कॉलेज देंगे और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलाएंगे, तो एक अच्छी शुरुआत है। अगर स्कूल के बने हैं, बच्चे बादल देखते थे और घर का रुख कर लेते थे, लेकिन वो स्कूल के भवन अब दिखते हैं वो गुलाबी रंग में रंगे हुए। स्कूल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो आपके सवाल, जहां चीजें छूटी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आज भी बिहार 1.38% पर है। सैलरी पेड स्टाफ, जहां देश का एवरेज 24,000 है, बिहार का वो 13 है। 13 अंक पर बिहार आता है सैलरी में, जो नौकरी पेशे लोग हैं। तो प्रति व्यक्ति आए हैं, बिहार का 66,000 कुछ रुपए है। बगल का झारखंड, जो बिहार ने ही बांट के दिया, उसका प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपया है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख रुपया। तो मैं तो मानूंगा कि हाँ, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी, उस रफ्तार से लोगों का जो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, अभी 66% कल नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, महिलाएं बिहार में एनीमिक है। मतलब कि उनको बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है हीमोग्लोबिन के लिए, वो भी नहीं मिल पाता है। 45% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के। एक रिपोर्ट आई जिसमें उनकी थाली में प्रोटीन नहीं है। वो बच्चे डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन के वजह से बच्चे बौने पैदा हो रहे हैं बिहार में। अंडरवेट है क्या? ये नहीं हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी खाली है, एक टीचर पर एक विभाग चल रहा है, सारे गेस्ट टीचर से वहां पर काम चलाया जा रहा है। तो एजुकेशन ठहर गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो दो धुरी मानी जाती है स्वास्थ्य में, ये जितने माननीय हैं, जिन दलों की बात आप कर रही हैं, कोई माननीय नहीं चाहते हैं कि मैं अपना इलाज किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाऊं। बात करेंगे, हमने 5,000 का बेड वाला पीएमसीएच बना दिया, इतने मेडिकल कॉलेज हो गए। भाई, आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? वो एक 10-20 कमरे के अस्पताल पर आपको ज्यादा भरोसा है, क्योंकि आपको पता है कि वहां के डॉक्टर, वहां के इक्विपमेंट्स इतने जरूर है कि जो फैसिलिटेट करना चाहिए वो हमें वहां मिल जाएगा।
तो वहां पर आपका भरोसा नहीं, आम आदमी की तो क्या हालत होती है वो समझ लीजिए। और रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, भुखमरी, कुपोषण, वो तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार कहाँ ठहरा हुआ है। लेकिन बदलाव हुआ है, बदलाव का बाहर बिहार हुआ है। सड़कें तो इस तरह से बनी है कि, या पटना शहर में भी जो बदलाव हुआ है, जी डॉक्टर साहब, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी मोहन कुमार जी का। मोहन जी, जनता की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतर पाई है? मोहन जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल सपा जी, डॉक्टर साहब ने आंकड़ा प्रस्तुत किया है। कहा जा सकता है कि बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव अगर कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम क्षेत्रों में बदलाव नहीं हुआ है। अगर मोटे तौर पर हम देखें तो योजना आकार जो है, आज के 20 साल पहले अगर 2005 की बात करें तो उस समय मात्र 24,000 करोड़ का हुआ करता था, आज 3,16,000 करोड़ का हो गया है। तो योजना आकार में बढ़ोतरी हुई है, उस कदर जो है बिहार में बदलाव नहीं दिख रहा है। ठीक बात है, डॉक्टर साहब ने कहा है सड़कें कहीं दिख रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य का वही हाल है कि दावा तो हम करते हैं लेकिन अपना इलाज जो है वहां नहीं कराते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं देते हैं। ये सच है और ये कड़वा सच है। अगर देखा जाए तो ये कोरोना वैश्विक महामारी जैसे आपदा काल में लगभग 60 लाख मजदूर जो बिहार में लौटे हैं, वह मजदूर पुनः जो है बाहर जाने पर विवश हो गए हैं। उनको भी सरकार जो है मजदूरी के लिए जो है व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो बदलाव को अगर कहा जाए तो कुछ एक क्षेत्रों में, जैसा कि नीति आयोग का डॉक्टर साहब ने कहा है, कुछ एक क्षेत्रों में जैसे सड़कें ठीक हुई हैं, कृषि संसाधन पर कोई खास ये उत्थान नहीं हुआ है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि बहुत बदलाव नहीं। हाँ बिल्कुल, योजना आकार बहुत बड़ा हो गया है ये माना जा सकता है, जीडीपी भी बढ़ा है ये माना जा सकता है, लेकिन बहुत बदलाव धरातल पर देखा जाए वह नहीं माना जा सकता है। आज भी निश्चित जो ये नवजन्मे बच्चे हैं कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, गर्भवती महिलाएं कुपोषण के शिकार हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़, ये बदलाव दिख रहा है। बाकी धरातल पर जो है बहुत कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है मोहन जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी संजीव श्रीवास्तव जी का। संजीव जी, क्या बिहार में पलायन रुक रहा है? जो बिहार अंधकार में जाते जा रहा था, क्या बिहार अभी भी अंधकार से निकला है? जो लोग पलायन करके दूसरे राज्य जा रहे हैं नौकरी के लिए, वो वापस बिहार लौट के आ रहे हैं? नहीं, बिहार का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है। अगर आप पॉपुलेशन और इन्फ्लेशन दोनों को, जनसंख्या ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर लेंगे तो जो भी हमारी पिछले 10 साल के अचीवमेंट है वो नेगेटिव है। और इसके मतलब पीछे बहुत सारे रीजंस तो क्या एनालाइज करें, मगर हाँ सब कुछ नेगेटिव है और पलायन रुकेगा नहीं, पलायन और बढ़ेगा ही। अगला 25 साल जो है ना, अगर कोई बहुत ही चमत्कारिक नेता नहीं आता है, आज के सिचुएशन में जिस तरह के नेता हैं बिहार में, जो बहुत ज्यादा सोच विचार के ड्रास्टिक या चमत्कारिक स्टेप्स नहीं ले लेते हैं, तो अगला 20 साल और भी नेगेटिव है। उसके पीछे टेक्निकल रीजंस हैं, डेटा है जो मैं आपको समझा सकता हूं, बट अभी तक पिछले 10 साल हम लोग नेगेटिव हैं और अगले 20 साल अनलेस अनटिल कोई बहुत ही बड़ा चमत्कार हो जाए, जो मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हम लोग और नीचे ही जाएंगे। जी चलिए ठीक है संजीव जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधे रुख करना चाहूंगी हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी का। अमिताभ जी, जिस तरह से वादे और दावे होते हैं चुनाव के वक्त, क्या वो जमीनी स्तर पर उतरते हैं, दिखाई देते हैं? क्या उससे बिहार में वो सुधार आ रहा है जो हर बिहार वासियों को चाहिए? देखिए सर, ये सवाल बड़ा लंबा सवाल है, क्योंकि 2005 के बाद पहले की जो परिस्थितियां थी और 2005 के बाद की जो परिस्थितियां हैं, अगर दोनों सरकारों की हम तुलना करेंगे तो ये बात तो बिल्कुल साफ दिखता है कि बदलाव दिखता है। अंतर, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत ये अंतर उसमें आता है कि पहले जहां 100 रुपए का बजट बनता था, जिसमें 90 रुपया घोटाले की भीड़ चढ़ जाती थी, भ्रष्टाचार की भीड़ थी, 10 रुपए का काम होता था। वर्तमान सरकार में थोड़ा अंतर ये आया है कि वही 100 रुपए का बजट 200 रुपए का हो गया। 100 रुपया अगर भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ता भी है तो 100 रुपए का काम दिखता है। तो
इस तरह से बदलाव तो दिखता है। 2005 के पहले की जो है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, या फिर जो इलेक्ट्रिक बिजली की हम बात करें, रोड की बात करें, तो उसमें जो बदलाव है वो निश्चित तौर पे दिखता है, उससे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन हाँ, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार भी है, स्टेट की सरकार भी है, दोनों मिलके जो काम चल रहे। कल देखिए मनोहर लाल खट्टर बिहार में थे, लेकिन बीजेपी के मन से ही उन्होंने इस बात को कहा था कि बिहार में प्रति व्यक्ति जैसा संजय जी ने जिक्र भी किया था, डॉक्टर संजय जी ने, तो उसका जिक्र उन्होंने भी कहा था। उन्होंने माना था कि देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरीके से विकास हो रहे हैं, बिहार में वो विकास की गति अभी धीमी है और विकास की जरूरत है। यानी कि जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो भी मानते हैं कि अभी और विकास की जरूरत है। रही बात संजय श्रीवास्तव जी, देखिए लगातार जो बजट को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और जो इनका अपना डाटा एनालिटिक्स का काम है वो ये करते हैं, उस हवाले से ये जानकारी देते हैं। तो इसमें भी दो मत नहीं है कि जिस तरीके से होना चाहिए वो कामें नहीं हो रही है। बजट की, चाहे वो केंद्र की बजट करे या फिर राज्य की बजट की बात करे, तो विकास के बात कहे जाते हैं, विकास की योजनाएं काफी चल रही है, लेकिन धरातल में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ योजनाओं को छोड़ दीजिए तो बाकी योजनाओं में गड़बड़ियां जो हैं अब सामने आती हैं, जिसकी वजह से लोगों को सीधा फायदा जो इसका नहीं दिखता है। लेकिन आज से अगर हम 2010 की बात करें तो नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के हर जिला मुख्यालय से राजधानी पटना आने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। तो निश्चित तौर पर आज 5 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगता है। अभी नए बजट में उसे घटाकर 4 घंटे का रखा गया है, तो ये बदलाव तो दिख रहा है। दूसरी तरफ जो बिजली की बात थी, देखिए 2005 के पहले जो बिहार में बिजली की स्थिति थी, 2010 तक की हम बात करें, लेकिन उसके बाद बिजली की स्थिति में लगातार सुधार आया है। अब केंद्र सरकार की योजना माने या फिर राज्य सरकार की योजना, लेकिन गाँवों में जो बिजली नहीं रहती थी, 7 दिन तक काम नहीं आता था, लेकिन वो बिजली अब गाँव में रहती है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखिए सही बात है, बिहार में पहले, इससे पहले सिर्फ 7 या 8 मेडिकल कॉलेज थे और आज इतनी संख्या में बन रहे हैं। हर 2 जिलों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात चल रही है। तो ये परिस्थितियां जरूर बदली है, बदलाव दिखता है, लेकिन सब होने के बावजूद ये सवाल भी उठता है कि बदलाव सिर्फ कुछ इलाकों में ही नहीं दिखना चाहिए, पूरे बिहार में दिखना चाहिए। और जो विकास की जो गति है वो सभी और तेज होनी चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार में विकास हो रहा है, सबसे ज्यादा जो सरकार की खामियां हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात करें तो झारखंड बंटवारा होने के बाद बिहार में इंडस्ट्री का जो अकाल पड़ा है अभी तक दूर नहीं हुआ। चाहे वो चीनी मिल की बात करें, जूट मिल की बात करें, तो वो जो बंद पड़े हुए हैं, कई चुनाव में घोषणा होती है, लेकिन वो जो चीनी मिल है वो अभी तक बंद पड़े हुए, उनकी दिशा में कोई काम नहीं हुआ। अभी रीगा चीनी मिल को सीतामढ़ी के जो सांसद हैं उनकी पहल पे रीगा चीनी मिल को मुंबई की कंपनी ने लिया है और फिर नए सिरे से उत्पादन वहां पे शुरू करने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन मुजफ्फरपुर की जो चीनी मिलें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। पश्चिम चंपारण में जो चीनी मिल थे, जिसमें कि 4 चीनी मिलें थी, जो मेरी जानकारी से 2 चीनी मिल अभी चल रही है, बाकी 2 चीनी मिल जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। तो जूट मिल जो कटिहार का है वो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन तो यही कहना है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं को अगर सही ढंग से किया जाए तो उसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिलता है। लेकिन फिलहाल कुछ क्षेत्रों में, चाहे वो रोड डिपार्टमेंट को हम ले लें, पथ निर्माण विभाग को ले लें या फिर बिजली विभाग को ले लें, तो इन सब चीजों में जो बदलाव आया है वो साफ तौर पे दिखता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर जो है वो यहाँ कार्यक्रम तो कई होते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें वो यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो आत्मविश्वास की कमी दिखती है इन्वेस्टर्स में, वो अभी बिहार आने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर संजय कुमार जी का। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या लगता है आपको, किस किस्म की राजनीति की जरूरत है बिहार को? नहीं, राजनीति की जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। और कोई भी सरकार अगर हो उसके अंदर में इच्छा शक्ति होगी तो नहीं, जिस तरह से जी डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना है जी, छोटे उदाहरणों से मैं बता देता हूँ। जी अभी कह रहे थे मैं, चीनी मिलें बंद होते चली गई। देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था बिहार। 32% चीनी का उत्पादन अकेले बिहार करता था। आज बिहार के गन्ना किसान अपने गन्ना को लेकर के उत्तर प्रदेश के मिलों में घूमते रहते हैं, क्योंकि एक एक करके
की चीनी मिलें बंद हुई। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके से उनको रिनोवेट करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार उसको नहीं कर पाई। चीनी मिलें बंद हुई, खुली नहीं। अभी रीगा का चीनी मिल की बात सरकार ने की है कि हम उसको ये करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। जूट मिल की बात, जब बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो जो जूट उत्पादक जो इलाका था वो तो चले गए थे बांग्लादेश में, लेकिन जूट मिलें यहाँ रहती थी बंगाल और बिहार में। वो जूट मिलें बंद होते चली गई। डालमिया नगर, सारे पैनलिस्ट को पता होगा, वो एक चेन था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। वो डालमिया नगर का इलाका क्या हो गया मुझे नहीं पता है कि क्यों एक एक करके सारी मिलें बंद हो गई। और अभी कोरोना की बात की जा रही थी, 40 लाख मजदूर जब लौट रहे थे बिहार, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं इनका स्किल मैपिंग कराऊंगा, और स्किल मैपिंग करा करके मैं इनको बाहर नहीं जाने दूंगा। एक चनपटिया को छोड़ दीजिए, तो चनपटिया के बाद वो किसान जो मजदूर आए थे उनको फिर दूसरे राज्यों की राइस मिल वाले, दूसरे मिल वाले बसेज ले ले करके आए, और बसेज में भर भर के फिर वो चले गए आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, वो लौट गए। क्या हुआ स्किल मैपिंग का भाई? एग्रीकल्चर एक्सपो बेस्ड स्टेट है, एग्रेरियन सोसाइटी है यहाँ का। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, आज भी 55% भूमि असिंचित है। 4 कृषि रोड मैप होने के बाद भी 55% खेती पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। किसान जब मौसम आता है खरीफ फसल का तो वो बादल की तरफ देखते हैं, मतलब नहीं बन पाया। अभी एक कैनाल का केंद्र ने परियोजना दिया है, वेस्ट कोसी कैनाल का, देखते हैं उससे 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की बात वो कर रहे हैं, कब तक वो इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन सोन नहर कैनाल के बाद एग्रीकल्चर सोसाइटी को क्या मिला भाई इस इरिगेशन के नाम पर? नहरों की उड़ाही तक नहीं होती है, छोड़ दीजिए। और मैं बता रहा हूँ किसान, और यहाँ के किसान देश में 28वें नंबर पर बिहार है। ये किसान जो कृषि आधारित है वहां पर 28वें नंबर पर किसान है। तो मैं बता रहा हूं कि सरकार बदलने से, समीकरण बदलने से नहीं होगा, इच्छा शक्ति जब किसी सरकार की होगी। पिछली बार 52,000 करोड़ का बजट था शिक्षा में, 520 छात्र बिहार को बता दे जिस पर बिहार गर्व कर सके, फख्र कर सके। इस बार 60,000 करोड़ का बजट है, 600 बच्चे बता देंगे अगले साल की भाई, जिसको प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक बिहार ने निर्माण किया। तो एक सवाल तो है कि आखिर हमसे, जिसका ये गंगा की बिछाई हुई मिट्टी पर ये बसा हुआ बिहार है, कोसी, कमला और बलान ला करके जो मिट्टी बिछाई है, उर्वर मिट्टी है, लोमी सॉइल है यहाँ पर, और उस मिट्टी के लोग भटकने के लिए, पलायन के लिए, दर-दर ठोकरे खाने के लिए, मैं मानता हूं कि इच्छा शक्ति का अभाव है। उद्योग बंद होते गए, नई उद्योग, इथेनॉल प्लांट में थोड़ा लगा कि भाई ठीक है, जो मेज का प्रोडक्शन बिहार करता है, राइस का प्रोडक्शन करता है, कुछ इथेनॉल प्लांट अमली जामा पहना शाहनवाज हुसैन के समय में, बाद में चीजें फिर ठहर गई। लगा कि चलो एक इथेनॉल एक रास्ता खोलेगा जिसमें बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फिर एक नेटवर्क खड़ा होगा। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, आपका हेल्थ सेक्टर, जब तक इन क्षेत्रों को सरकार अपनी इच्छा शक्ति से समृद्ध, ये तो सरस्वती की धरती थी बिहार, इसी बिहार से निकल करके लोग चाहे जहां जाते थे। वो तक्षशिला में पढ़ाने वाले चाणक्य भी इसी मगध में आकर के उन्होंने सारी अपनी प्रयोगशाला बनाई, और इसी मगध को अफगानिस्तान नहीं, ईरान, इराक तक की सीमाएं पहुंची हुई थी। क्या हो गया इस बिहार को भाई, जिसमें हर सेक्टर में ये बिहार छूट रहा है? मैं मानता हूं इच्छा शक्ति का अभाव है। सरस्वती सूख गई है, प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक डिग्रियां बढ़ रही है, क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में जो बेसिक जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, कल ही मैं देख रहा था कि पटना मेडिकल कॉलेज का MRI मशीन के लिए कई बार प्रयोग किया गया कि भाई तकनीशियन को बुला करके ठीक कर दिया जाए, फिर भी वो ठीक नहीं हो सका। तो जो बेसिक नीड है रेडियोलॉजी का, बेसिक नीड है पैथोलॉजी का, बेसिक जो मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन जो है, जो स्पेशलिस्ट जो है, वो जब नहीं अस्पतालों को आप दे पाएंगे तो केवल अस्पताल का भवन बना देने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाएगी।
स्कूल के भवन बना देने से क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा। जब आप क्वालिटी टीचर नहीं देंगे, हायर एजुकेशन में बच्चे जो हैं वो शिक्षक बिहार का, छात्र बिहार का, और उसकी जगह कहाँ है कोटा राजस्थान में, उसकी जगह कहाँ है दिल्ली, उसकी जगह कहाँ है दक्षिण के राज्य। भाई गजब का है, प्रतिभा यहाँ का, छात्र यहाँ का, रेवेन्यू यहाँ का, स्थान कहीं और है। तो मैं इसको इच्छा शक्ति का अभाव मानता हूँ। इससे ज्यादा मैं कोई ये नहीं जानता हूँ कि राजनीति में समीकरण बदल जाएंगे, पार्टियां बदल जाएगी तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। कोई एक ऐसे राजनेता की तलाश है जिसके अंदर में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति हो। भाई एक उदाहरण सारे लोग सहमत होंगे, प्रताप सिंह कैरो जब पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सारे अपने फंड को ले जाकर इरिगेशन में डाला। वो कौन समंदर का किनारा था, पंजाब हरियाणा, और देख लीजिए वहां की समृद्धि, किसानों की समृद्धि। तो इच्छा शक्ति का अभाव मैं देखता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं देखता। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी का। अमिताभ जी। नहीं देखिए, बिल्कुल डॉक्टर संजय कुमार जो बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे कि इच्छा शक्ति बड़ी चीज है। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उसके पीछे काफी चीजें छुटी हुई थी, लेकिन एक लंबी लकीर खींचने की उन्होंने कोशिश की। और आज भी जो लोग बिहार में रहते हैं वो जानते हैं कि 2005 से लेकर 2010 तक जो बिहार में काम हुआ था वो 2010 से लेकर आज 24 आ रहा है वो काम नहीं हुआ था। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे बहालियों की बात करें, तो वो काफी तेजी से काम। उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल में बिहार फंसकर रह गया है। 2005 से 2010 की हम बात करें, 10 से 2025, 2015 और 15 से 2020 की बात करें। देखिए आज 24 आ रहे हैं, अब चुनावी साल में हम लोग 2025 में यहाँ मौजूद हैं। 20 में जो राजनीतिक उथल पुथल जो शुरू हुआ उसका असर बिहार के विकास पर निश्चित तौर पर पड़ा है। कई योजनाएं जो थी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन उन पे भी असर पड़ा है। अब जिस तरीके से जो बीच में 17 महीने का कार्यकाल जो आरजेडी के पास गया, आपने देखा होगा कि जो बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला हुआ तो उस पर भी राजनीति हुई, लेकिन राजनीतिक होने के बाद कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए था, जिसपे कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कंपनी आज भी यहाँ काम कर रही है, क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य तक उसे बड़े अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने उनका बर्दाश्त होने प्राप्त है। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं विकास के जो काम होते हैं उस पे ग्रहण लगाते हैं। कल मेरी बात हो रही थी संजीव श्रीवास्तव जी से, उन्होंने वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो बजट में है, बजट में जो प्रावधान किया गया है, जो घोषणाएं की गई है, वो कैसे सिर्फ लॉलीपॉप टाइप की है। तो संजीव से चाहेंगे कि उस चीज पे प्रकाश डाले जो कल बजट के बाद आपने रिएक्शन दिया था। बिल्कुल। देखिए, मैं अगर एक अपना सीएजी का ऑडिट रिपोर्ट का एक ऐसा साल पकड़ते हैं जिसमें आधा भाजपा और आधा राजद की सरकार थी, तो वो है 2023, ईयर एंडिंग 2023। भैया सीएजी की रिपोर्ट कहती है, जो सभा जी बोल रही थी ना चुनावी वायदे, सीएजी की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकार विधानसभा के पटल पे झूठे वायदे करती है और वादा करने के बाद उस वादे को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई फंड अलॉट नहीं करती। ठीक है, दूसरा चीज जो हम लोग बार बार 2005 के पहले का बिहार 2005 के बाद का बिहार कंपेयर करते हैं, मुझे ढंग से याद है, मैं आज से 10-15 साल पहले, चूंकि मैं डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूं, तो यूनाइटेड नेशन और डीएफआईडी वगैरह ना एक सेमिनार्स किया करती थी बीमारू राज्यों के। उस बीमारू राज्यों को अगर आप कंपेयर करेंगे, क्या मध्य प्रदेश को आज आप बीमारू राज्य बोल सकते हैं? हम अपने आप को लालू वर्सेस नीतीश का कंपैरिजन से बाहर निकल के अगर हम 2 लेवल पे कंपेयर करना शुरू करना चाहिए पत्रकारों को। पहला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 5 स्टेट में अपने आप को कंपेयर कीजिए। दूसरा, जो वेस्ट बंगाल से अलग होकर बिहार बना, बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना, उड़ीसा और फिर बिहार से अलग होकर झारखंड, इन सारे स्टेट्स को कंपेयर कीजिए, आप अपने आप को कहीं खड़ा हुआ नहीं पाए। और मैं थोड़ा स्पेसिफिक बात करता हूं, मैंने बोला नेगेटिव ग्रोथ, क्यों बोला? क्योंकि 2013 में जितने उद्योग थे बिहार में 3420, आज के दिन में है 3307। ये नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ? जो रनिंग इंडस्ट्री 2013-14 में 3132, सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है आज हो गया 2782, तो घट गया ना, नेगेटिव ग्रोथ हुआ। तीसरा, आप लोग बड़े खुश होते हैं बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये बिजली बिहार का काल हो गई है भैया, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप जो बोलते हैं ना इंडस्ट्री क्यों नहीं आती बिहार में, एक तो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब मैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री एग्जांपल आपको देता हूं। इंडस्ट्री इसलिए नहीं आती बिहार में क्योंकि
बिहार जो बिजली 5-5.5 रुपए में खरीदता है, वही बिजली उड़ीसा 3 रुपए में खरीद के 3 रुपए 30 पैसे में बेच देती। अब आप एक बात बताओ, मुझे इंडस्ट्री लगानी है, मैं 3 रुपए 30 पैसे में बिजली खरीदूंगा या 6.5 रुपए में, 7 रुपए में, 9 रुपए में बिजली खरीदूंगा? ये तो एकदम रॉ मटेरियल है ना। और बहुत सारे, आपको याद होगा कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी, पूरे देश को उड़ीसा ने ऑक्सीजन दिया था। जानते हैं क्यों? ऑक्सीजन का एकमात्र इनपुट होता है वो है बिजली, बाकी तो हवा खींचना है और उससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अलग कर देना है। तो ये बहुत बड़ा। दूसरा चीज, अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, किसी भी स्पेसिफिक चीज में बात कर लीजिए, हमारे पास योजनाएं, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल की बात हो रही है, पिछले 5 साल में 54,000 करोड़ रुपया मेडिकल बजट का सरेंडर कर दिया। 54,000 करोड़ में मुख्यमंत्री 200 बेड का वार्ड उद्घाटन नहीं करते आईजीएमएस में, पूरे बिहार में 2 हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज उद्घाटन कर देते, मगर वो 57,000 करोड़ 5 साल में आपने वापस कर दिया। अगर एग्रीकल्चर की, जैसे मान लीजिए नया सनराइज इंडस्ट्री की बात करते हैं, सोलर, पूरे हिंदुस्तान में 100 गीगावाट, बिहार में 138 मेगावाट। गीगावाट बहुत बड़ी चीज होगी। पूरे इंडिया का कैपेसिटी 100 गीगावाट, बिहार 138 मेगावाट। अगर हम लोग बात कर लें आर्मामेंट इंडस्ट्री की, बिहार में एक बताइए प्राइवेट इंडस्ट्री जो आई हो जिसने हथियार बनाया हो। जबकि मैं भी डीआरडीओ के साथ काम करता हूं, मेरा बैकग्राउंड डीआरडीओ है। बिहार में हम लोग जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं बायोप्लास्टिक का, उसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार के एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी देती है, सब कुछ देती है। बट आज तक सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे या AK-203 बनाएंगे या चलो इनसैस ही बना लेंगे, कोई इनिशिएटिव नहीं है। एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं भैया। एक छोटी सी चीज बताइए, हम एक एग्रीगेरियन स्टेट है। मैंने जो अंडा का प्रोजेक्ट किया था, अगर आप नेशनल बैंकिंग स्टाफ कॉलेज में उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, जिस दिन मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, बिहार में अंडा का प्रोडक्शन था 20,000। 4 फरवरी 2019, 3 साल के अंदर उसको बंद करना पड़ा था क्योंकि 3.5 करोड़ अंडा प्रोडक्शन हो गया था। बिहार के लोग बहुत उद्यमी हैं, बिहार के लोग उद्यम करना चाहते हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं। कंपेयर करते हैं बंगाल, ओडीओपी, अगर बंगाल और यूपी का कंपेयर करेंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप एक वेबसाइट खोलिए, विश्व बांग्ला, BISW बांग्ला, आपको फर्क पता चल जाएगा। आप योगी जी का कोई भी तस्वीर देखिएगा, वो किसी भी गेस्ट को ना एक पैकेट देते, उस पर लिखा होता है ODOP, उड़ीसा, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हो गया। हमारे यहाँ किसी को पता नहीं व्हाट इज ODOP। सरकार की तरफ से जो मेंटरिंग है वो किसी भी फील्ड में नहीं है। एग्रीकल्चर में तो आपके पास एक प्रॉपर ब्रीडिंग पॉलिसी नहीं है। उड़ीसा चले जाइए, कुत्ता का ब्रीडिंग पॉलिसी मिलेगा, जो कुत्ता होता है ना, आपके यहाँ गाय और बकरी का ब्रीडिंग पॉलिसी नहीं है। उड़ीसा जाइएगा ना, मेरे पास 11 कुत्ते हैं, मैं ब्रीडिंग करता हूँ, 11 ब्रीडिंग पॉलिसी आपको उड़ीसा में मिल जाएगी। तो चक्कर क्या है कि हमारे में आपस में ये जो कंपेयर हम करते हैं ना कि 2000 पहले का, 2005 के पहले का 2000, इसको बंद कर दीजिए। ये कंपेयर करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ यही हम लोग गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। आप चाहें तो मैं इस पे और एक उदाहरण दे सकता हूं। हमारी किसानों की गरीबी पे पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान अमीर हैं, पूछिए कैसे? बहुत हंसी है। डॉक्टर संजय अमिताभ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। सबसे ज्यादा धान प्रोडक्शन करने वाले किसान का अवार्ड दुनिया में किस राज्य को मिला है? बिहार। सबसे ज्यादा, पंजाब से 1/3 ज्यादा जमीन पे हम लोग धान प्रोडक्शन करते हैं, हमारे किसान ज्यादा धान प्रोडक्शन करते हैं। आपको पता है पंजाब के कंपैरिजन में हमारा धान प्रोडक्शन आधा है, जमीन हमारा ज्यादा, अवार्ड हमको मिल रहा है, नालंदा के किसान को प्रोडक्शन हाफ। ये बीच का माल कहाँ गया पता है आपको? यहां से जाता है, वहां MSP पे बिकता है, और ये पूरा एक चेन है जिसको कि सरकार और राजनेता कभी भी, अधिकारी कभी भी बंद नहीं करने देंगे। और ये एक नहीं, हजारों करोड़ का हर साल का घोटाला है, मैं आपको फिगर भेज दूंगा। तो ये जो चीजें है ना, मैंने इसलिए बोला ना, मुझे चमत्कारिक नेता नहीं होगा तो करंट सिनेरियो में नहीं कुछ होने वाला। नहीं तो संजय कुमार भी तो, डॉक्टर संजय कुमार भी तो यही बात बता रहे थे ना कि दृढ़ इच्छा शक्ति की जो कमी है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार है या फिर जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा, ना तो उनके पास फंड की कमी है, ना उनके पास जो है मैन पावर की कमी है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं, जिस वजह से वो जो है काम जमीन पर नहीं दिखता है। मैं बहुत सारे नेताओं के बहुत करीब रहा हूँ, आप तो जानते हैं।
हमारे नेता 24/7 सिर्फ अपनी कुर्सी, अपने समीकरण, अपने कास्ट फैक्टर को मैनेज करने में लगते हैं। वो जो एक विजन होना चाहिए ना कि मुझे ये करना है, ठीक है ना, वो विजन के लिए वक्त नहीं है भैया। वो बेचारा तो 24 घंटा कैसे लोगों, देखिए हम लोग जिस दिन से विधायक चुनना शुरू कर देंगे, बिहारी जिस दिन से विधायक चुनना शुरू कर देगा, समस्या खत्म। हम लोग विधायक नहीं चुनते, हम लोग पैरवीकार चुनते हैं। एक जैसे एक उदाहरण देता हूँ, पशुपालन मंत्रालय हर साल गौशाला का एक सब्सिडी सैंक्शन करता है, ठीक है। उस समय भैया इतना पैरवी, इतना पकारी करना पड़ता ना, इनको फोन करो, नाबार्ड के डीडीएम को फोन करो, कमिटी मेंबर को फोन करो। आप पता है इतने हजारों एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं, टारगेट किसी साल फुलफिल नहीं होता है। अब आप मुझे इसका रीजन बता दीजिए। किसान है, जरूरत से ज्यादा आपके पास एप्लीकेशन है, आपका टारगेट नहीं पूरा हो रहा है। रीजन आप समझ में आया तो हमको बता दीजिए। मैं तो बहुत जमीनी स्तर पे काम करता हूँ, मैं आपको एक एक चीज, मैं एक कहता हूँ कि हमारे यहाँ 20,000 करोड़ का पूजा उद्योग है, जो श्रद्धा भक्ति का उद्योग है। इंडिया का 20,000 करोड़। व्हाट इज शेयर ऑफ बिहार? 0, 15 करोड़ भी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है। हम लोग पैरवीकार चुनते हैं जो दिन भर पैरवी करेगा, थाना साहब इसको कर दीजिए, उसको कर दीजिए। जिस दिन से हम लोग पैरवीकार चुनकर छोड़ करके विधेयक लिखने वाला जवाब हम लोग डॉक्टर संजय जी से ले लेते हैं। कई डिबेट में ये नेशनल चैनल पे बैठते हैं, तो संजय जी हमको लगता है कि संजीव जी ने जो बताया आपके लिए भी कुछ नई जानकारियां थी उसमें। नहीं, उन्होंने सच का शेयर किया। देखिए एक छोटा उदाहरण मैं बता देता हूँ। अभी बीमारू राज्य की चर्चा वो कर रहे थे। मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य था और बिहार भी बीमारू राज्य। मध्य प्रदेश ने अपने बजट का 19% राशि एग्रीकल्चर पर खर्च कर दिया और एग्रीकल्चर पर खर्च करके बीमारू राज्य से वो बाहर निकल जाता है और बिहार आज भी बीमारू राज्य बना हुआ है। तो अगर जो सच है तो उस सच को स्वीकार करना होगा कि चूंकि चीजें अगर आपके पास नहीं है, चीजें आपसे निकल रही हैं, चीजें आपको नहीं इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो एक तो है। अभी मैंने देखा एक सवाल लेकर के एक व्यक्ति आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि भाई जो भारत की सरकार है वो दाल पर, खास करके मसूर दाल पर कस्टम ड्यूटी को उन्होंने समाप्त कर दिया। बिहार के किसानों का इस पर क्या असर हो? हमने कहा कि चूंकि खबर को आपने आधी लाए हैं, हमारे पास पूरी खबर लाइए। और पूरी खबर ये थी कि अगर कस्टम ड्यूटी उन्होंने हटाया कि अब इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा, तो दूसरी चीज उन्होंने आयात पर प्रतिबंध भी किया कि हम दाल का आयात नहीं करेंगे। तो अगर मसूर दाल का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है, जो पूरे देश के थाली में जो है वो बिहार के मसूर दाल मिलती है, अगर इन किसानों को थोड़ा सरकार प्रोत्साहन दे देती तो दाल का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेकर के अगर सरकार थोड़ा प्रोत्साहित करे। मैं एक उदाहरण बताता हूँ कैसे प्रोत्साहन नहीं मिलता है और एक सच मैं बता रहा हूँ। जब चल रहा था कि भाई 1 डोर कॉरिडोर होगा और बिहार के लोग ही इंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, सरकार खरीदेंगे। पटना के बगल में बिहटा है। बिहटा के एक लड़के ने बड़ा मेहनत करके बिटुमिन बनाना शुरू किया। उनको लगा कि भाई सड़कें बन रही है, बिटुमिन बनाएंगे, बिटुमिन सरकार खरीदेगी। जब उनका बिटुमिन तैयार हो गया और वो ले करके जब वो गए, तो जो अधिकारी लोग थे जिनकी चलती है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपके बिटुमिन का क्वालिटी वो नहीं है जो कलकत्ता वाला बिटुमिन की क्वालिटी है। और उसका बिटुमिन धरा का धरा रह गया और कलकत्ता से बिटुमिन जो है वो खरीद लिया गया। कैसे कोई इंटरप्रेन्योरशिप हिम्मत कर पाए? ठीक है, थोड़ा इंग्रेडिएंट को लेकर के वो लड़का अपग्रेड नहीं कर पाया था, कहीं चीजें छूट भी गई थी। लेकिन अगर इंटरप्रेन्योरशिप को ही बिहार में डेवलप कराना था तो आप कहते कि ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स अगली बार मिला लेना और इस बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कलकत्ता का भी विटामिन खरीदेंगे, तुम्हारा भी विटामिन खरीदेंगे। तो ये जो पॉलिसी है सरकार की, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के हो, चाहे इंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर को, कुछ नहीं, एग्रीकल्चर में मेरी एक छोटी सलाह सरकार को हमेशा रहती है, आप कोल्ड चेन बना दीजिए बिहार में, जहां किसान
अपने सब्जियों को और अपने फलों को कोल्ड स्टोरेज में रख सके, इतना ही कर दीजिए ना भाई। इसके बाद देखिए बिहार का क्या होता है, ये तो पूरे देश जितना सब्जी उत्पादन करता है बिहार अकेले जो है उसका आधा उत्पादन करता है, लेकिन इसकी सब्जियां के भाव क्या होते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। अगर कोल्ड चेन होता और कोल्ड चेन के माध्यम से उनकी सब्जियां प्रिजर्व होती और वो पूरे देश को जाता। फलों का उत्पादन, इस बार भी बजट में आम के उत्पादन पर इन्होंने चर्चा की। आम, लीची, केला, ये जितना मखाना तो बोर्ड बना है उसके कुछ नहीं, केवल प्रोसेसिंग करके और उसका पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पर सरकार तैयार हो जाए कि हम उनकी पैकेजिंग करके भेज। आलू बिहार का, और पैकेजिंग कौन कर रहा है भाई, केरला। और वो आलू की कीमत कितनी मिल रही है किसान को, 5 रुपया, और उसी आलू से जो 10 पैकेट चिप्स बन रहे हैं उस चिप्स पैकेट की कीमत 20 रुपया। तो जब तक इच्छा शक्ति की बात नहीं होती तब तक मैं समझता हूं कि बिल्कुल श्रमिक मेहनती हैं। अगर पंजाब और हरियाणा के खेत सोना उगल रहे हैं तो वो बिहारी मजदूरों का श्रम है। अगर दिल्ली और गुजरात की चिमनियां धुआं उगल रही है उसमें भी बिहार के श्रमिकों का है। और अगर टेक्निकल तरीके से स्किल डेवलपमेंट की बात अगर हम करेंगे तो बंगलोर से लेकर और पूना के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो इंजीनियरिंग और वर्ल्ड लेवल पर अगर आपको मिलेगा तो वहां कोई ना कोई बिहारी आपको मिलेगा। पॉलिसी बनाने वाले इस देश के जितने लोग हैं वो सारे बिहारी आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। भाई ब्यूरोक्रेट्स बिहार का, टेक्नोक्रेट्स बिहार का, इंटरप्रेन्योर बिहार का, शिक्षक बिहार का, छात्र बिहार का, मेहनती मजदूर बिहार का, और उसका लाभ कौन ले जा रहा है, कोई और राज्य। तो ये तो विडंबना ही ना कहा जाएगा बिहार को, इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ। हम अमिताभ भाई एक पॉइंट ऐड करें, बहुत छोटा, एक लाइन में। अगर बिहार को डेवलप करना है ना तो मेरा कर जो विनम्र निवेदन है, सरकार कुछ ना करे। उदाहरण दे रहे, मकई एकमात्र ऐसा क्रॉप है जिसमें सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है ना। आज हम लोग सुखी है ना, जहां ये हाथ डाल देंगे ना ये लोग, वो बर्बाद हो जाएगा। शहद बर्बाद हो गया ना, दाल तो भैया मैं बोल रहा हूँ सरकार बस एक ही मेहरबानी करे कि हमारे पर कोई मेहरबानी ना करे। देखिए हर चीज में बिहार आगे निकल जाएगा। ये जो सरकार है जिस चीज में हाथ डाल देगी वो चौपट हो जाएगा। और एकदम बढ़िया उदाहरण है मक्का का उदाहरण आप समझ लीजिए। सब कुछ तो है, प्राइवेट सेक्टर है, WRF प्राइवेट, WMA प्राइवेट, मार्केट प्राइवेट, गोडाउन प्राइवेट, एवरीथिंग इज प्राइवेट एंड वी आर वेरी हैप्पी। मेहरबानी करे अगर सरकार किसी चीज में हाथ ना डाले, हम लोग बहुत सुखी रहेंगे। चलिए ठीक है, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो वादे और दावे तो बहुत होते हैं चुनावी वक्त में, चुनावी साल में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि कोई भी पार्टी हो वो अपनी जातीय समीकरण के आधार पर काम करती है, अपने वोट बैंक के आधार पर काम करती है, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई पिस के रह जाता है तो वो है उस राज्य की जनता। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।